हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू MVIC इलाहाबाद ऑनलाइन क्लास। तो क्लास 8 में आज हम क्लास 8 में जो सामाजिक अध्ययन है, सामाजिक विज्ञान, उसमें जो भूगोल पढ़ाया जा रहा है, तो भूगोल में पार्ट 3 है, चैप्टर 3 ऊर्जा और शक्ति के संसाधन। उसके बारे में आज आप पढ़ेंगे, समझेंगे। देखिए, जो चैप्टर 3 है ऊर्जा और शक्ति के संसाधन। अब देखिए, संसाधन आखिर में क्या होता है, संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन वे सभी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम होती हैं, मनुष्य की इच्छाओं को, आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम होती हैं, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। वे सभी वस्तुएं जो मनुष्य की इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, ऊर्जा और शक्ति के संसाधन। तो जितने भी ऊर्जा देने वाले संसाधन हैं, जिनसे हमें ऊर्जा मिलता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऊर्जा संसाधन कहा जाता है, सोर्स ऑफ एनर्जी एंड पावर। देखिए, अगर हम ऊर्जा की बात करें तो जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में हमें ऊर्जा की आवश्यकता है, क्योंकि आज का जो युग है उसमें हर चीज क्या हो गया है, मशीनों से चलने वाला है। अब मशीन किससे चलते हैं, ऊर्जा से ही चलते हैं। तो आज के दैनिक जीवन में हमें हर जगह पे, क्योंकि मशीनों का उपयोग हो रहा है, तो मशीन ऊर्जा से चलते हैं, मशीनों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो हर जगह ऊर्जा के संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। देखिए, ऊर्जा का अभिप्राय जो होता है कार्य करने की क्षमता से है। ऊर्जा क्या करता है, ऊर्जा कार्य करने की जो क्षमता होती है वो क्या होता है। क्योंकि अगर जैसे हम ही लोग हैं, आदमी, इंसान, जानवर, हम सभी को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है, खाना खाने से, भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक उसी प्रकार से मशीन जो होता है उसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है, उसको भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। तो उसको जो ऊर्जा मिलता है वो ऊर्जा के बहुत सारे संसाधन है, जिसमें हम कोयला की बात करते हैं, पेट्रोलियम की बात करते हैं, सौर ऊर्जा होता है। तो ये सभी चीज़ें क्या देते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो इसे प्राप्त करने की कुछ विधियां हैं, 3 विधियां हैं मुख्य रूप से। देखिए यहाँ से, पहला क्या है, प्रत्यक्ष रूप से गर्म करना, जैसे आग, धूप और प्राकृतिक जल स्रोत, गर्म जल स्रोत। दूसरा क्या है, विद्युत, जिसे जीवाश्म ईंधनों व जल से बनाया जाता है। विद्युत के बारे में आप सभी को मालूम है कि जो बिजली होती है, विद्युत कैसे बनाया जाता है, बैटरी के रूप में संचित ऊर्जा। तो 3 प्रकार से हमें ऊर्जा मिलती है। इसमें हम आगे बढ़ते हैं, ऊर्जा के वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक स्रोत। वाणिज्यिक स्रोत, ऊर्जा के जो 2 स्रोत के बारे में बताया गया है, एक क्या है, वाणिज्यिक स्रोत, और एक गैर वाणिज्यिक स्रोत। देखिए, वाणिज्यिक ऊर्जा के बहुत से स्रोत हैं। अब वाणिज्यिक स्रोत क्या है, जो व्यापार से संबंधित है, जिन ऊर्जा के स्रोतों का व्यापार किया जाता है, मतलब कि खरीदा या बेचा जाता है, वो होता है ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत। गैर वाणिज्यिक स्रोत का मतलब उसमें व्यापार या उसे बेचा नहीं जाता है, वो गैर वाणिज्यिक स्रोत कहलाते हैं। तो ऊर्जा के जो वाणिज्यिक स्रोत हैं उनमें कुछ स्रोतों के नाम है, जैसे कोयला है। ये क्या है, कोयला जो है वो ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत हैं। पेट्रोलियम है, वो ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत है। प्राकृतिक गैस भी क्या है, ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत है। इसके अलावा विद्युत, तापी, नाभिकीय, ये सभी क्या है, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत है। इन्हें खरीदा और बेचा जाता है। इनका अगर हमें उपयोग करना है तो हमें खरीदना पड़ता है, इसको बेचा भी जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो गैर वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत हैं, उनमें इन्हें बेचा या खरीदा नहीं जाता है। खासतौर पर हम कह सकते हैं कि इन्हें खरीदा या बेचा नहीं जाता है। जैसे गोबर हो गया, जलाऊं लकड़ी हो गया, ईंधन हो गया, इस तरह के जलाए जाने वाले फसलों के द्वितीयक उत्पादक ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयुक्त है। ये सब इनका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, जो गैर वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत हैं, इनका मुख्यतः जो उपयोग होता है वो गाँव में होता है। गोबर का उपयोग गाँव में होता है। गाँव में जिनके भी पशु हैं वहाँ पे आसानी से गोबर मिल जाता है। लकड़ियाँ भी जंगल के आसपास पेड़ पौधे से लकड़ियाँ मिल जाती हैं। तो ये सब ईंधन के जो स्रोत हैं
वो क्या कहलाते हैं, गैर वाणिज्यिक स्रोत कहलाते हैं। तो आई होप आपको ये वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक स्रोत समझ में आया होगा। वाणिज्यिक स्रोत के उदाहरण हैं कौन कौन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, मुख्य रूप से साथ ही साथ विद्युत, तापी, जली और नाभिकीय। गैर वाणिज्यिक स्रोत के उदाहरण कौन कौन है, गोबर, जलाऊ लकड़ी, ईंधन। तो ये सारे चीज हो गए। अब आगे चलते हैं ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत। अगला पॉइंट क्या है, ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत। देखिए ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत, इसको हम शॉर्ट में क्या समझ सकते हैं, नाम से ही मालूम चलता है परंपरागत, गैर परंपरागत। ये परंपरागत मतलब कि जिनका उपयोग प्राचीन समय से ही किया जा रहा है, ऊर्जा के वे स्रोत जिनका उपयोग हम काफ़ी पुराने समय से, काफ़ी वर्षों से करते चले जा रहे हैं, काफ़ी समय से करते चले जा रहे हैं, तो वो परंपरागत, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। और गैर परंपरागत जिनका उपयोग अब मतलब कुछ वर्षों से किया जा रहा है और भविष्य में भी उनका उपयोग किया जाएगा, तो वो होते हैं गैर परंपरागत स्रोत। इसमें यह भी अंतर है कि जो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं उनके समाप्त होने की संभावना है, भविष्य में ये कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगे, जबकि ये जो गैर परंपरागत स्रोत हैं ये भविष्य के लिए वरदान साबित होंगे, इनका उपयोग भविष्य में किया जाएगा। तो ये यही अंतर है ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों में। अब एक और पॉइंट ये है कि ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं वो वाणिज्यिक स्रोत ही हैं। जैसे कि देखिए ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं उनमें कोयला आता है, पेट्रोलियम आता है, प्राकृतिक गैस आता है, विद्युत और नाभिकीय ऊर्जा, ये सारे चीज क्या है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं और ये वाणिज्यिक स्रोत भी हैं, इनका व्यापार भी किया जाता है। तो देखिए गैर परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत हैं वे भावी संसाधन हैं, मतलब कि भविष्य में इनका उपयोग किया जाएगा जब ऊर्जा के परंपरागत स्रोत समाप्त हो जाएंगे। अब इसमें एक और पॉइंट आता है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। देखिए नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो कभी समाप्त नहीं होंगे, उनका उपयोग एक बार उपयोग करने पे वे समाप्त नहीं होते हैं, वे नवीकरणीय संसाधन होते हैं। और नवीकरणीय संसाधन जिनका एक बार प्रयोग करने पे समाप्त हो जाएंगे, वो दोबारा उनका उपयोग नहीं किया जाएगा, वे अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। तो ये जो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस है, ये क्या है, अनवीकरणीय संसाधन भी है, कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगे। जब ये समाप्त हो जाएंगे तो इनके स्थान पे हम ऊर्जा के लिए किसका उपयोग करेंगे, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग करेंगे, क्योंकि इसमें अब गैर परंपरागत स्रोत में क्या है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय शक्ति है, गैस तापी ऊर्जा है और जैव समूह आदि हैं। ये सारी चीजें क्या है, ये जैसे सौर ऊर्जा का ही उदाहरण लेना, सौर ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होगा क्योंकि सूर्य जब तक है हमें ऊर्जा मिलती रहेगी। पवन ऊर्जा समाप्त नहीं होगा क्योंकि जब तक पवन है, हवा है, पेड़ पौधे हैं, तब तक हवा बहेगी, तो हमें ये ऊर्जा लगातार मिलती रहेगी। तो ये सारे स्रोत क्या हैं, गैर परंपरागत स्रोत जो भविष्य में हमारे काम आने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पवन ऊर्जा, ये जो पवन चक्की है इसी से पवन ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। ये सोलर सेल है जिससे सौर ऊर्जा हमें मिलता है। आगे चलते हैं, ऊर्जा के सभी परंपरागत स्रोतों का एक ही समय पर उपयोग नहीं किया जा सकता। ऊर्जा स्रोतों के विकास की विभिन्न भिन्न अवस्थाएं होती हैं। मतलब ये है कि ऊर्जा के जितने भी स्रोत हैं उनका एक साथ हम क्या उपयोग नहीं करते हैं। जैसे पेट्रोलियम ही ले लें, कोयला ही ले लें, तो उनका टाइम टाइम से उपयोग किया जाता है। जब जिसकी आवश्यकता होती है हम क्या करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। आरंभ में मनुष्य ने पवन शक्ति और जल शक्ति का प्रयोग किया तथा अपनी जरूरतों को पूरा किया। मतलब ये कि शुरू में आदमी ने क्या किया, जब उनको आवश्यकताएं पड़ती रही, उनकी आवश्यकताएं उनको महसूस होती रही, उस तरह से उन्होंने क्या किया, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन चीज़ों का उपयोग। जैसे हम सभी जानते हैं पहले कोयले का प्रयोग किया जाता था। जो रेलगाड़ियाँ चलती थी, जब शुरू में रेलगाड़ी का विकास हुआ, रेलगाड़ी चलाई गई, तो सबसे पहले किसका उपयोग किया गया, कोयले का प्रयोग किया गया। कोयले से चलती थी। अब क्या है, अब आधुनिक समय में बिजली से चलती है ना, बहुत सारी रेलगाड़ियाँ विद्युतकृत हो गई हैं, बिजली से उनको चलाया जा रहा है। तो ये सारी क्या चीज़ें होती हैं कि जैसे जैसे आवश्यकता होती है उस हिसाब से क्या किया जाता है, उसमें परिवर्तित कर दिया जाता है, उस हिसाब से उनका उपयोग किया जाता है।
लकड़ी जो ईंधन है, लकड़ी का उपयोग घरेलू कार्यों तक ही सीमित था। ईंधन जो लकड़ी था इसका प्रयोग किस लिए किया जाता था? घरेलू का, यानी कि खाना बनाने के लिए ही लकड़ी का प्रयोग पहले क्या किया जाता था? लकड़ी का प्रयोग सिर्फ खाना बनाने के लिए ही किया जाता था। लेकिन क्या हुआ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी कि 18वीं सदी के बाद, 18वीं सदी को हम क्या कह सकते हैं? 1700 के बाद का जो समय होगा वह 18वीं सदी कहलाएगा। तो 1700 के बाद से क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। अब औद्योगिक क्रांति होने पे कोयले का ऊर्जा स्रोत के रूप में सर्वाधिक महत्व दिया गया। औद्योगिक क्रांति जब शुरू हुई थी तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण किस ईंधन को बनाया गया? कौन सा ईंधन सबसे महत्वपूर्ण साबित हुआ? कोयला। कोयले का प्रचुर मात्रा में उपयोग किया जाने लगा और क्या हुआ? इसका परिणाम क्या हुआ कि यह धीरे धीरे महंगा हो गया। अब आप ये भी जानते होंगे जिसकी मांग ज़्यादा होती है वो वस्तुएं क्या होती हैं? महंगी हो जाती हैं। कभी भी जिस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी तो वह वस्तु महंगी हो जाएगी और जिस वस्तु की मांग घटती है वो वस्तु सस्ती हो जाती है। तो यहाँ पे यही हुआ कि कोयले की मांग बढ़ गई और कोयला महंगा हो गया। तो जैसे ही कोयला महंगा हो गया तब क्या किया गया? उस महंगाई से निपटने के लिए खनिज तेल का उपयोग किया जाने लगा, प्राकृतिक गैसों का उपयोग किया जाने लगा। कोयले के स्थान पर कोयला तो था ही, लेकिन साथ ही साथ कोयले की महंगाई से बचने के लिए खनिज तेल और प्राकृतिक गैस का भी प्रयोग किया जाने लगा। जहाँ प्रवाहित जल या झरने हैं वहाँ ये सब क्या है? अब जैसे कि जहाँ पर साथ ही साथ ये किया गया कि कोयले के साथ साथ क्या किया गया? पेट्रोलियम का प्रयोग किया गया। पेट्रोलियम खनिज तेल में बहुत सारे पेट्रोल आते हैं, डीजल आते हैं, इन सभी का प्रयोग किया जाने लगा। प्राकृतिक गैस का भी प्रयोग किया जाने लगा। साथ ही साथ जहाँ पर नदियाँ हैं, झरने हैं, वहाँ से जल विद्युत को वरीयता दी गई। मतलब ये कि जल विद्युत भी बनाया जाने लगा। जो बिजली आज हम यूज कर रहे हैं वो कैसे बनाए जाते हैं? पानी की सहायता से बांध बनाकर उसको नीचे गिराया जाता है, तब ही हमें बिजली मिलती है। तो उस बिजली का भी प्रयोग किया जाने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि ने ऊर्जा के एक अन्य स्रोत अर्थात नाभिकीय ऊर्जा को भी इसमें सम्मिलित कर लिया। नाभिक के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। तो बाद में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद नाभिकीय ऊर्जा का भी प्रयोग किया जाने लगा। अब सभी को मालूम होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ था? एक बहुत बड़ी घटना घटी थी कि अमेरिका ने क्या किया था? जापान पर परमाणु बम गिराया था। उसके बाद उस परमाणु बम गिरने से क्या हुआ था? जापान के 2 शहर पूरी तरह बर्बाद हो गए थे। कौन कौन से शहर थे? हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया गया 6 अगस्त को और नागासाकी पर 9 अगस्त को। तो वो भी क्या था? एक उसी प्रकार की ऊर्जा का उपयोग उस परमाणु बम में भी किया गया था। अब आगे चलते हैं। ये आई होप आपको ये गैर परंपरागत और परंपरागत ऊर्जा के स्रोत समझ में आया होगा। अब है जीवाश्म ईंधन। देखिए जीवाश्म ईंधन क्या होता है? ये जो होता है जमीन के अंदर, भूमि के अंदर चट्टानों में लंबे समय तक दबे हुए क्या होते हैं? पेड़ पौधे और जंतुओं के अवशेष होते हैं। इन्हीं से जीवाश्म ईंधन बनता है। तो देखिए गर्मी और ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ईंधनों का उपयोग में लाया जाता है। ईंधनों को उपयोग में कब लाया जाता है? गर्मी और ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए। अब जीवाश्म जो है पृथ्वी की परपटी की अवसादी चट्टानों में लंबे समय तक दबे हुए पौधों और जंतुओं के अवशेष होते हैं। मैंने बताया ना कि जो जीवाश्म होते हैं वो कहाँ? जमीन के अंदर, पृथ्वी के अंदर दबे हुए होते हैं। पेड़ पौधे और जो जंतु होते हैं उनके जो अवशेष होते हैं वही जीवाश्म होते हैं। कोयला, खनिज तेल तथा प्राकृतिक तेल तथा प्राकृतिक गैस इसी तरह के जीवाश्म ईंधन कहे जाते हैं। मतलब कि इन्हीं को हम क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन। क्योंकि जो एक कोयला निकलता है वो भी कहाँ से निकलता है? जमीन के अंदर से निकलता है। खनिज तेल जमीन के अंदर से निकलता है। प्राकृतिक गैस और प्राकृतिक गैस, ये प्राकृतिक तेल, प्राकृतिक गैस सभी क्या होते हैं? जमीन के अंदर से निकलते हैं। जो जीवाश्म है इन्हीं को इसलिए जीवाश्म ईंधन कहा जाता है क्योंकि ये जो पेड़ पौधे और जंतु जो हैं उन्हीं के अवशेष, सड़े गले अवशेष से ही ये बनते हैं जो जमीन के अंदर हैं। तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। किन्हें जीवाश्म ईंधन कहा जाता है? कोयले को, खनिज तेल को, प्राकृतिक तेल को और प्राकृतिक गैस को ही क्या कहा जाता है? जीवाश्म ईंधन कहा जाता है जी।
इन्हें जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जीवों के अंश से, मतलब कि जीवों के अवशेष से बने हुए हैं। कोयला पौधों की उत्पत्ति है, जबकि पेट्रोलियम जो है, और जो पेट्रोलियम के साथ साथ जो प्राकृतिक गैस है वो जंतुओं के अवशेष के अपघटन होने से बनते हैं। मतलब ये कि कोयला और पेट्रोलियम तो दोनों जमीन से ही निकलते हैं, लेकिन जो कोयला होता है वो कैसे बनता है? पेड़ पौधों के अवशेष से, अपघटन से। और जो पेट्रोलियम होता है वो किससे बनता है? वो जो बनता है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, वो जंतुओं के अवशेष से बनता है, जंतुओं के अवशेषों के अपघटन से बनता है। फिर जीवाश्म ईंधनों का एक बार उपयोग करने के बाद वे समाप्त हो जाते हैं। मतलब ये कि जीवाश्म ईंधन, जैसे कि कोयला का मैंने उदाहरण दिया, पेट्रोलियम का उदाहरण दिया, तो ये जो दोनों ईंधन है इसको हम उपयोग करेंगे, जलाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि उपयोग किया, जलाया, फिर इसका उपयोग दोबारा हम कर सकते हैं ना। इसका हमने उपयोग किया, जैसे कोयले को जलाया, कुछ टाइम तक वो ईंधन से हमें ऊर्जा मिलेगी, वो जलेगा, लेकिन जब वो एक बार वो जल के समाप्त हो गया तो दोबारा अगर हम चाहें कि उसको हम जला सकते हैं तो वो नहीं जलेगा। तो यही है कि जो कुछ ईंधन होते हैं जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो ये वही ईंधन है जिनमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस है। इनका एक बार उपयोग कर लेंगे तो दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। किन्हें? जिनका प्रयोग एक बार हम कर लेंगे तो दोबारा उनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। जबकि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? जिनका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा हम उपयोग कर सकते हैं, उन्हीं को नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा है, इनका हम लगातार उपयोग करते रहेंगे, ये समाप्त ही नहीं होंगे, तो इन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और साथ ही साथ जो नवीकरणीय संसाधन होते हैं वो ऊर्जा से मुक्त होते, प्रदूषण मुक्त होते हैं। उन संसाधनों से सौर ऊर्जा का प्रयोग करने पे प्रदूषण नहीं होगा, जबकि जो अनवीकरणीय संसाधन है जैसे कोयला, पेट्रोलियम, उनसे प्रदूषण होता है, धुएं निकलते हैं और धुओं में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। आई होप आपको जीवाश्म ईंधन के बारे में समझ में आया होगा। एक बार और, जीवाश्म ईंधन जो होता है वो जमीन के अंदर पेड़ पौधे और जंतुओं के सड़े गले अवशेष होते हैं। अब जो जीवाश्म ईंधन होते हैं वो कोयला होते हैं, खनिज होते हैं, प्राकृतिक गैस और प्राकृतिक तेल होते हैं। अब जो पेड़ पौधों से जो ईंधन मिलता है वो कोयला होता है, और जो जंतुओं से जो ईंधन मिलता है वो प्राकृतिक गैस और तेल, जो प्राकृतिक तेल होता है, खनिज तेल, वो हमें जंतुओं के अवशेषों से मिलता है। अब आगे चलते हैं। प्रमुख शक्ति संसाधन। अब हमें बहुत सारे खनिजों से हमें ऊर्जा मिलती है ना, शक्ति मिलती है ना, तो अब उसमें पहला जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, कोयला। कोयला के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कोयले का निर्माण पेड़ पौधों के भूमि के अंदर दबने तथा ताप एवं दबाव के कारण लाखों वर्षों में हुआ। कोयले का जो निर्माण हुआ है वो जब पेड़ पौधे जमीन के अंदर दब गए, दबने से उसमें ताप और दबाव काफी वर्षों के बाद, लाखों वर्षों के बाद ही क्या हुआ? कोयले का निर्माण हुआ। कोयला क्या है? कार्बन की मात्रा के अनुसार विभिन्न प्रकार का होता है। कोयला जो होता है विभिन्न प्रकार का पाया जाता है। लिग्नाइट कोयला होता है, बिटुमिनस कोयला होता है, एंथ्रासाइट कोयला होता है। तो कोयले का जो प्रकार होता है बहुत अधिक प्रकार का होता है। मतलब ये, अब हम कोयले को कैसे मानेंगे कि कौन सा अच्छा कोयला है, कौन सा खराब कोयला है? जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी वो बढ़िया कोयले के प्रकार में आता है, और जिसमें कार्बन की मात्रा कम होती है वो उससे कम गुणवत्ता वाला कोयला होता है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। कोयला कार्बन की मात्रा के अनुसार विभिन्न प्रकार का होता है। मतलब कि कोयला जो होता है उसे किस आधार पर मापा जाता है, किस आधार पर वर्गीकरण किया जाता है? कार्बन की मात्रा के आधार पे। सबसे अच्छी गुणवत्ता का कोयला जो होता है वो एंथ्रासाइट होता है। जो सबसे बढ़िया कोयला होता है उसे क्या कहा जाता है? एंथ्रासाइट, जिसमें 90 से 95% कार्बन होता है। एंथ्रासाइट जो कोयला होता है वो सबसे बढ़िया क्वालिटी का होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 90 से 95%। यह बहुत कठोर होता है। कौन सा कोयला? एंथ्रासाइट जो होता है बहुत ही कठोर होता है तथा कम धुआं देता है। अब एंथ्रासाइट का कोयले के बारे में हमें मालूम है कि ये सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला है। इसमें 90 से 95% कार्बन होता है। ये बहुत ही कठोर होता है, साथ ही साथ ये कम धुआं देता है। इसमें कम कार्बन की मात्रा वाले कोयले को बिटुमिनस कोयला कहते हैं।
ये हमने जान लिया कि सबसे अधिक जो कार्बन पाया जाता है एंथ्रासाइट कोयले में, और जो सबसे कम कार्बन पाया जाता है वो किसमें, बिटुमिनस कोयले में पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है, 80 से 85%। मतलब ये कि एंथ्रासाइट कोयले के बाद जो दूसरे नंबर पे कोयला आता है उसको क्या कहा जाता है, बिटुमिनस कोयला। इसमें 80 से 85% कार्बन होता है। बिटुमिनस कोयला ही अधिकतर प्रयोग में लाया जाता है। जितना हम आसपास देखते हैं कोयले का प्रयोग किया जाता है ना, कि शादियों में या अन्य चाय की दुकान पे हम कोयले को देखते हैं, तो उन सभी जगह पे यही बिटुमिनस कोयला ही होता है। कौन सा कोयला होता है, बिटुमिनस कोयला, जिसमें 80 से 85% कार्बन पाया जाता है। इससे कम कार्बन वाले कोयले को लिग्नाइट कोयला कहते हैं। यानी कि पहले नंबर पे सबसे बढ़िया कोयला है एंथ्रासाइट, दूसरे नंबर का कोयला है बिटुमिनस, तीसरे नंबर का कोयला क्या है, लिग्नाइट। अब इसमें जो लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा होती है कितनी होती है, 70 से 75%। और ये किस कलर का होता है, बादामी कलर का होता है। और इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, ताप विद्युत बनाने के लिए किया जाता है। किसका, लिग्नाइट कोयले का जो प्रयोग किया जाता है ताप विद्युत बनाने के लिए किया जाता है। अब हम ये कह सकते हैं सबसे खराब प्रकार का कोयला कौन है, तो जो सबसे खराब प्रकार का कोयला है वो पीट कोयला होता है। कौन सा कोयला, पीट कोयला। सबसे जो जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, 50 से 60% होती है कार्बन, वो उसका क्या नाम है, पीट कोयला। यह घटिया प्रकार का कोयला होता है, इसमें आर्द्रता अधिक होती है। मतलब ये कि पीट कोयला जो होता है वो सबसे खराब क्वालिटी का कोयला होता है, जिसमें सिर्फ 50 से 60% ही कार्बन पाया जाता है। और सबसे हाई स्टैंडर्ड का कोयला जो होता है, सबसे उच्च क्वालिटी का जो कोयला होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एंथ्रासाइट कोयला, जिसमें कार्बन की मात्रा 90 से 95% होती है। साथ ही साथ जो हमारे आसपास कोयले का प्रयोग किया जाता है उस कोयले को क्या कहते हैं, बिटुमिनस कोयला, जिसमें कितना परसेंट कार्बन होता है, 80 से 85%। तो आई होप आपको कोयले के प्रकार के बारे में पता चल गया होगा। पहले नंबर पे एंथ्रासाइट, दूसरे नंबर पे बिटुमिनस, तीसरे नंबर पे लिग्नाइट, और सबसे खराब क्वालिटी का कोयला पीट होता है, जिसमें 50 से 60% कोयला पाया जाता है। आगे चलते हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। आपने कोयले के बारे में समझा, अब आते हैं पेट्रोलियम के बारे में। तो जो पेट्रोलियम होता है वो क्या होता है, विश्व का एक अन्य प्रमुख जीवाश्म ईंधन या ऊर्जा का स्रोत है। कोयले के बाद जो अन्य ऊर्जा का स्रोत है वो कौन है, पेट्रोलियम है। इसको खनिज तेल, चट्टान का तेल, कच्चा तेल जैसे बहुत से नामों से पुकारा जाता है। किसे, पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम को किस किस नाम से जाना जाता है, खनिज तेल, चट्टान का तेल और कच्चा तेल। इसके ऊर्जा स्रोत और कच्चे माल के रूप में बहुत से उपयोग है। मतलब ये है कि जो पेट्रोलियम का प्रयोग किया जाता है उसका बहुत सारे उपयोग होते हैं। इसका कच्चे माल के रूप में भी उपयोग किया जाता है, साथ ही साथ ऊर्जा के स्रोत के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। खनिज तेल जो होते हैं ऊष्मा और ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। खनिज तेल से हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। या मशीनों को जो ऊर्जा चाहिए होती है तो वह खनिज तेल के द्वारा पूर्ति होती है। साथ ही साथ इसका प्रयोग तापीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। यह वाणिज्यिक ऊर्जा का महत्वपूर्ण संगठक बन गया, क्योंकि इसकी ढुलाई करने तथा उपयोग में सुविधा रहती है, तो इसका व्यापार भी किया जाता है। आगे क्या होता है, पेट्रोलियम से का उपयोग, पेट्रोलियम का परिवहन को गति देने वाला स्रोत के रूप में विस्तृत प्रयोग किया जाता है। आप सभी आसपास अपने अगल बगल गाड़ियां देखते होंगे, 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती होंगी। तो आप भी जानते हैं कि अब उन सभी साधनों में ये भी साधन है, वाहन है, उसमें क्या प्रयोग किया जाता है, पेट्रोल या डीजल का उपयोग किया जाता है। किन्हीं में पेट्रोल का, किन्हीं में डीजल का। तो वो सभी कहाँ से आते हैं, पेट्रोलियम के ही रूप हैं। पेट्रोलियम ही के ही क्या है, रूप हैं। तो इन्हें दिया है ना उनके नाम, डीजल, पेट्रोल, गैसोलीन आदि, ये सभी क्या है, ये सभी उन्हीं के अंतर्गत, पेट्रोलियम के अंतर्गत ही आते हैं। पेट्रोलियम जो होता है उत्पादों का प्रयोग उद्योगों में भी होता है। इनके अभाव में औद्योगिकरण संभव नहीं है। मतलब ये कि जो उद्योग हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं, उन उद्योगों में भी मशीनों को लगाया गया है ना। ऐसा तो है नहीं कि वो जो उद्योग हैं वो अपने आप चलते हैं, उसमें भी मशीनें लगाई गई हैं। जो वस्तुओं का उत्पादन करती हैं वो मशीनों के द्वारा ही होता है ना। तो वे मशीनें भी कैसे चलती हैं, इन्हीं पेट्रोलियम के द्वारा ही चलती हैं।
मिट्टी का तेल पेट्रोलियम का एक उत्पाद भारत में सभी जगह आम लोगों के द्वारा ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए मिट्टी का तेल जो होता है इसका प्रयोग गांव में किया जाता है, अधिकतर गांव में ही किया जाता है, आम लोग करते हैं, खाना बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, यहाँ तक कि घर को प्रकाश देने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो मिट्टी का तेल है वो भारत में कहाँ पे किया जाता है? आम लोगों के द्वारा सभी जगह पे, गाँव में ही नहीं बल्कि शहरों में भी इसका उपयोग किया जाता है। ज़्यादातर हम कह सकते हैं कि खाना बनाने के लिए और साथ ही साथ प्रकाश के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कुछ पेट्रोलियम जो होते हैं उत्पादों का प्रयोग उर्वरक को बनाने या विनिर्माण करने में होता है। इनका प्रयोग पेट्रो रसायन उदाहरण सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक और तंतु बनाने में होता है। कुछ पेट्रोलियम उत्पादों का प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन, चेहरे की क्रीम, लिपस्टिक को आदि को बनाने में होता है। कुछ शोधित उत्पादों का प्रयोग चिकनाई करने के लिए मशीनों में होता है। मतलब ये है कि पेट्रोलियम का जो प्रयोग होता है उसके बहुत सारे काम है, पेट्रोलियम के बहुत सारे काम हैं। कहीं पे खाद बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, कहीं पे पेट्रो रसायन में, कहीं पे जो सौंदर्य के संसाधन प्रसाधन होते हैं, मतलब कि क्रीम जो होता है, लिपस्टिक होता है, इन सभी में पेट्रोलियम का प्रयोग किया जाता है। हम मनुष्य के किसी ऐसे क्रियाकलाप की सोच ही नहीं सकते जिसमें पेट्रोलियम उत्पाद का प्रयोग एक या दूसरे रूप में न होता हो। मतलब ये है कि हमारे जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, आम आदमी के, मनुष्य के जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, जो भी वह काम करता है, किसी न किसी रूप से, किसी न किसी रूप में पेट्रोलियम का उपयोग हुआ होता है। जैसे कि हम कोई सामान ही यूज कर रहे हैं तो वो सामान भी बना ही है, मशीनों के द्वारा बनाया ही गया है। तो वो मशीनों के द्वारा जो सामान बनाया गया है तो उसमें भी पेट्रोलियम का उपयोग किया। जैसे ये पेन है, अब इस पेन को मशीनों के द्वारा ही बनाया गया है, तो वो मशीनें चलती किससे हैं? पेट्रोलियम से ही चलती हैं। तो हम किसी रूप, हर रूप से क्या कर सकते हैं कि पेट्रोलियम पर निर्भर करते हैं, हम पेट्रोलियम पर निर्भर हैं। तो ये है पेट्रोलियम। आप सभी को समझ में आया होगा कि पेट्रोलियम का हमारे जीवन में कितना उपयोग है, साथ ही साथ कोयले का भी हमारे जीवन में कितना उपयोग है, कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है भंडारों के संभावित क्षेत्र। मतलब ये कि हमने कोयले के बारे में समझा, पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा। अब ये आते तो हैं जमीन के अंदर से ही आते हैं ना, ये कहाँ से निकलते हैं? जमीन के अंदर से ही, खदानों से निकलते हैं, खानों से निकलते हैं। तो आखिर में इनके स्रोत कहाँ से हैं? कौन कौन से स्रोत हैं, कहाँ कहाँ से ये निकलते हैं, या आगे भी कहाँ कहाँ से निकलते रहेंगे? तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, भारत का एक विशाल भाग प्रायद्वीपीय क्षेत्र से बाहर अवसादी शैलों से घिरा हुआ है। शैल कई प्रकार के होते हैं, आग्नेय शैल, रूपांतरित शैल और अवसादी शैल। तो भारत का जो एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र, प्रायद्वीप किसे कहते हैं ये भी आप जान लीजिए कि तीन तरफ से समुद्र से जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है वही क्या होता है? प्रायद्वीप। जैसे कि आप दक्षिण भारत को देखते हैं ना, दक्षिण भारत का मैप ऐसे है, तो यहाँ समुद्र, यहाँ समुद्र, यहाँ समुद्र, तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो यही जो दक्षिणी भारत का अधिकांश हिस्सा है वो क्या होता है? प्रायद्वीप कहलाता है। तो वहां पे कौन सा शैल पाया जाता है? अवसादी शैल पाया जाता है। तो ये शैल समय मौजूद छिछले समुद्रों में समा गए थे। तेल के ऐसे संभावित क्षेत्र 10 लाख वर्ग किलोमीटर अर्थात देश के कुल भू क्षेत्र के लगभग 1/3 भाग में फैल गए। तो ये कितने क्षेत्र में फैले थे? देश का जो कुल क्षेत्रफल है, देश का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर वो भारत का क्षेत्रफल है। तो उसका जो 1/3 होगा उतने क्षेत्रफल में ये जो शैल थे वे तेल के जो क्षेत्र थे वे फैल गए थे। ये उत्तरी मैदानों, थार मरुस्थल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के चारों ओर फैले हैं। कहाँ कहाँ पे फैले हैं? उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान जो गंगा, ब्रह्मपुत्र, उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए मिट्टी से बना है, उसी को क्या कहा जाता है? उत्तरी मैदान। तो वहां पे फैला है। थार का मरुस्थल जो पश्चिम में है, राजस्थान में पड़ता है, वहां पे। साथ ही साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, भारत का मैप आप देखेंगे तो यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो वहां पे वह फैला हुआ है। भारत के लगभग 13 महत्वपूर्ण नदी तट तेल की परतों को धारण करते हैं। मतलब कि वहां पे 13 महत्वपूर्ण जो नदी हैं वहां पे तेल के साधन उपलब्ध हो सकते हैं, वहां पे तेल की परतें पाई जाती हैं।
भारत में जो कोयला का भंडार है, आप झारखंड है वहाँ पे कोयला निकलता है, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों से कोयला निकलता है। पेट्रोलियम का है तो मुंबई हाई है, वहाँ पे पेट्रोलियम निकलता है। कुछ अन्य क्षेत्र हैं जहाँ पे पेट्रोलियम निकलता है। अब आते हैं आगे, तेल उत्पादन क्षेत्र, मतलब कि तेल का उत्पादन कहाँ कहाँ पे किया जाता है, तेल को कहाँ कहाँ से शुद्ध किया जाता है, तेल को कहाँ से, कच्चे तेल को किस तरह से पेट्रोलियम और पेट्रोल और डीजल के रूप में उसको मतलब बनाया जाता है। तो देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति तक असम एकमात्र राज्य था जहां पेट्रोलियम को निकालकर डिगबोई स्थित तेल शोधन कारखाने में शुद्ध किया जाता था। पहले क्या था, जब देश आजाद हुआ था तो उस समय सिर्फ एक ही जगह था, कौन सा जगह, डिगबोई, जहां से पेट्रोलियम निकाल करके क्या किया जाता था, उसको तेल शोधक कारखाने में शुद्ध किया जाता था। मतलब ये है कि ऐसा तो है ना कि जमीन के अंदर से पेट्रोलियम निकला और उसको बेच दिए, उसको डीजल कार में डाल दिए, चलने लगेगा, ऐसा नहीं होता है। वो अशुद्ध होता है। किस रूप में होता है, जो पेट्रोलियम निकलता है जमीन के अंदर से वो अशुद्ध होता है, उसको शुद्ध किया जाता है। तो शुद्ध करने के लिए कारखाना होता है, तेल शोधक कारखाना, उसी में उसको शुद्ध किया जाता है। तो ये कब, स्वतंत्रता के समय कहाँ पे था, सिर्फ डिगबोई में था। बाद में स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, नए तेल क्षेत्रों की खोज करने के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना की गई। मतलब एक आयोग की स्थापना की गई जिसका क्या नाम था, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग। इसका काम क्या था कि तेल के नए नए क्षेत्रों को खोजना, कि अन्य कहाँ कहाँ पे तेल निकल सकता है, कहाँ कहाँ पे पेट्रोलियम निकल सकता है। जैसे डिगबोई में निकला, उसी तरह से अन्य बहुत सारे क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ पे तेल निकल सकता है। तो उसी के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना की गई। इसने क्या किया, असम में नए तेल क्षेत्र नहरकटिया, मोरान, शिवसागर आदि खोज निकाले। मतलब कि इन्होंने असम में कुछ अन्य क्षेत्र खोजे जहां पे तेल निकलने की संभावना थी, पेट्रोलियम निकलने की संभावना थी। कहाँ कहाँ पे, नहरकटिया, मोरान और शिवसागर। पहले से ही असम में तेल निकल रहा था, कहाँ पे, डिगबोई में। बाद में कुछ अन्य क्षेत्र खोजे गए असम के, नहरकटिया, मोरान और शिवसागर। गुजरात के मैदान और कैम्बे खंबात का समुद्र तट परिधि क्षेत्र दूसरा प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र बना। तो पहला जो तेल उत्पादक क्षेत्र था वो असम था, दूसरा कौन हो गया, गुजरात। तो गुजरात के किस क्षेत्र में तेल निकला, गुजरात के मैदान और कैम्बे खंबात का जो समुद्र तट है वहां पे दूसरा वो क्षेत्र बना जहां पे तेल निकलने लगा। बाद में मुंबई हाई, मैंने बताया ना, मुंबई हाई भी तेल का क्षेत्र है, वहां पे भी तेल पाया जाता है। तेल के प्रमुख भंडार अरब सागर में मुंबई हाई क्षेत्र में पाए जाते हैं। अरब सागर में जो मुंबई हाई है वहां पे तेल निकलता है। तो कहाँ कहाँ पे तेल निकलता है, एक डिगबोई हो गया, एक गुजरात हो गया और तीसरा मुंबई हाई। डिगबोई का है, असम में। कृष्णा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाई मुहानों पर भी तेल के भंडार हैं। कावेरी के तटवर्ती क्षेत्र से तेल का निष्कर्षण आरंभ हो गया है। तो तेल जो अन्य क्षेत्रों से निकलता है, गोदावरी नदी है, ये सभी क्या है, दक्षिण भारत की नदियां हैं। चाहे गोदावरी नदी की बात कर लें, कृष्णा नदी की बात कर लें या कावेरी नदी की बात कर लें, ये सभी क्या है, डेल्टाई मुहाने पर यहाँ पे भी तेल पाया जाता है। अब डेल्टा क्या होता है, जहाँ पे समुद्र क्या होता है, देखिए भारत की जितने भी पूरब की तरफ नदियाँ गिरती हैं, दक्षिण भारत की नदियाँ जो पूरब की तरफ बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, मिलती हैं, वे डेल्टा बनाती हैं। अब डेल्टा क्या होता है कि नदी जहाँ से नदी मान लीजिए जा रही है और वह समुद्र में विलीन होने वाली है, समुद्र में मिलने वाली है, तो बीच में कुछ कंकड़ पत्थर कुछ होते हैं, उससे क्या होता है, उससे जब समुद्र में मिलने वाली होती है तो यहाँ पे जो उसके क्या होता है, कंकड़ पत्थर या अन्य चट्टाने, उससे वो टकरा करके इसका नदी का धारा का जल इधर उधर निकल जाता है, कहीं इधर से निकल जाएगी, इधर से निकल जाएगी, इधर से। ये एक क्या होता है, समुद्र के किनारे एक त्रिभुज का निर्माण कर देती है, त्रिभुजाकार मैदान का निर्माण कर देती है। यही क्या होता है, इसी को क्या कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है। तो यहाँ पर भी तेल के भंडार हैं। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये चैप्टर 3 में वाणिज्यिक गैर वाणिज्यिक स्रोत, ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत, जीवाश्म ईंधन, जो हमने प्रमुख शक्ति संसाधन कोयला और पेट्रोलियम के बारे में बताया, आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको भंडारों के जो संभावित क्षेत्र हैं वो भी समझ में आया होगा। जो तेल उत्पादन क्षेत्र है, कहाँ कहाँ से तेल निकलता है, असम के डिगबोई में
फिर गुजरात में मुंबई हाई में, साथ ही साथ और बहुत सारे नदियों के आसपास के क्षेत्र हैं जहाँ पे तेल के भंडार हैं। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में इसके बाद के पॉइंट हम पढ़ेंगे। इसके बाद हमें क्या क्या पढ़ना है, अन्य जो ऊर्जा के संसाधन है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आएगा। देन दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।